आप सभी का हमारे चैनल राजनीतिक साइंस पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं। मौलिक प्रावधान वो प्रावधान जो प्रत्येक नागरिक के न्याय के लिए किए जाते हैं या फिर बनाए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं से भी आता हो। और हम जानते हैं कि एक सफल संविधान की विशेषता यही होती है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को उसका सम्मान करने का कोई ना कोई कारण अवश्य दे। जो संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी रक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, जैसे कि भारतीय संविधान पूरे तरीके से करता है। हमारे मौलिक अधिकारों में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमारी हर प्रकार से स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक सफल संविधान है, क्योंकि वह अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की पूर्णतः रक्षा करता है। अब आगे देखते हैं संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा। यहाँ पर संस्थाओं से मतलब है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कुछ संवैधानिक निकाय, जैसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय कैसे है, ये हम आपको आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। पर यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि संतुलित रूपरेखा क्या है। संतुलित रूपरेखा एक बैलेंस तरीके से उनके काम करने का तरीका। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को बांट दिया जाता है, ताकि कोई एक संस्था किसी प्रकार से संविधान को नष्ट ना कर सके या फिर बदलाव ना कर सके। अब रूपरेखा इसीलिए बनाई जाती है ताकि ये पता चल सके कि किसी का भी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो जाए, किसी के पास सारी शक्तियाँ ना चली जाएं, किसी एक का शक्तियों पर एकाधिकार ना हो जाए। इसीलिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। भारतीय संविधान भी शक्तियों को बांटता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करवाती है, और न्यायपालिका यदि न्यायपालिका ये पाती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, लोगों की हितों की नुमाइंदगी नहीं करता है, फिर संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वह इस ऐसे कानून को खारिज कर सकती है तथा विधायिका को ये भी बता सकती है कि वो इस पर दोबारा विचार करें, दोबारा उस पर काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब केशवानंद भारती केस तो जानते ही होंगे। 1970 तक हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। विधायिका ने ये कानून बनाया 1970 में कि हम संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना चाहते हैं। तो न्यायपालिका ने बोला नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात को समझने का। अगर शक्तियाँ बांट दी जाएंगी तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी उसको रोक लेगी। अगर विधायिका ये कानून बनाती है कि हम मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, तो न्यायपालिका उसको ये कदम उठाने से रोक लेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई एक उसे संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी उसके अतिक्रमण को नियंत्रण कर लेगी। और इसे ही हम अवरोध और संतुलन कहते हैं। अवरोध के दूसरे के गलत कदम को, अतिक्रमण को रोकना, और संतुलन की शक्तियों के हिसाब बैलेंस बनाकर चलना। अवरोध और संतुलन ने भारतीय संविधान की सफलता को सुनिश्चित किया है। आगे हम देखते हैं कि कार्यप्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वे बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोर दोनों का ही मिश्रण है। लचीलेपन से अर्थ है कि संशोधन का प्रावधान होना। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हम संशोधन कर सकते हैं, उनको समय के अनुसार हम बदल सकते हैं। इससे हम जानते हैं कि कार्यप्रणाली में लचीलापन है। और कठोर होना कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको हम नहीं हटा सकते। पर अगर संविधान ज़्यादा ही कठोर होता है तो वो जनता और बदलते हुए समय की आवश्यकताओं के अनुसार दबाव में आ जाता है, क्योंकि वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो कठोर है, इसीलिए वो इस दबाव में आकर नष्ट हो जाता है। और अगर ज़्यादा ही लचीला होता है, ज़्यादा ही उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो कुछ संस्थाएं उन संविधानों को इस कदर बदल देती हैं कि ना तो वो अपने समाज को पहचान दे पाते हैं और ना ही वो ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं। जैसा कि हमने पीछे उदाहरण लिया था नेपाल का। भारतीय संविधान कैसे बना, ये तो हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। पर इसे बनाने वाले लोग कौन थे तथा ये कैसे बना और इसका बनने में कितना समय लगा, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जो कि अविभाजित भारत से निर्वाचित की गई थी। अविभाजित भारत मतलब बिफोर पार्टीशन।
संविधान सभा के सदस्यों को 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुना गया था। प्रांतीय विधानसभा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1935 तक अंग्रेज़ों का राज था और उन्होंने कुछ प्रांतों में कुछ प्रांतीय विधानसभा बनाई हुई थी ताकि वो उन ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ तकनीकी सहायता दे सकें। इसीलिए जब संविधान सभा के सदस्यों को चुनने की बात आई तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष विधि से उन्हें चुना। अप्रत्यक्ष विधि हम आपको चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा की रचना कैसे हुई। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इसकी रचना। कैबिनेट मिशन 1946 ये मंडल था, एक समिति थी जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट, उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन को यहाँ पर भेजा था ताकि वो भारत के नेताओं से बात कर सके कि संविधान कैसे बनाना है। उनका उद्देश्य ये था कि वे भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा को निर्माण करें या फिर बनाएं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, A.V. अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 संविधान सभा के निर्माण का कार्य किया था और ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब आगे हम देखते हैं कि विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत प्रणाली का प्रयोग किया। ये दोनों वोटिंग कराने के तरीके हैं जिन्हें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। सभी देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दे दी गई, जैसे 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर 1 सीट। अब ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत से 292 सदस्य चुने गए और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें। यहाँ पर देशी रियासत से अर्थ है कि वो रियासत जो कि किसी राज्य या रजवाड़े का शासन है उसके ऊपर, पर उस रजवाड़े ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर रखी है। और प्रत्यक्ष शासन वाले मतलब ब्रिटिश के जो वो डायरेक्ट शासन में थे, मुंबई, कोलकाता, इन सब एरियाज में से 292 सदस्य चुने गए। अब प्रत्येक प्रांत के 3 समुदाय में सीट बांटी गई, मुसलमान, सिख और सामान्य। अब हम संविधान सभा का स्वरूप भी देख लें। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई और 299 रह गई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1946 को संविधान बनकर तैयार हुआ और कुल 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, यानी सिग्नेचर की। अब हमने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर न केवल अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभाजन के बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अनसेफ थी। इसीलिए एक ऐसा संविधान हमने बनाकर तैयार किया जिसमें अल्पसंख्यक एकदम सुरक्षित होंगे और धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकों के अधिकार नहीं बांटे जाएंगे। उनके अधिकारों पर उनकी धार्मिक पहचान का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अर्थ है कि एक निश्चित आयु के बाद उन सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है जो कि 18 से ऊपर हैं या फिर एक निश्चित आयु से ऊपर हो चुके हैं। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे, परंतु संविधान सभा के सदस्य 28 अनुसूचित जातियों के सदस्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं कि संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी। संविधान सभा में नियम बनाने के लिए प्रत्येक नियम और प्रावधान पर सभी सदस्य विचार विमर्श करते थे, अपने विचार रखते थे ताकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। संविधान सभा की असली ताकत ये थी कि सार्वजनिक हित के लिए काम कर रही है, सभी के हित के लिए काम कर रही है, पूरी जनता के हित का काम कर रही है। इसीलिए इस बात से संविधान सभा को ताकत मिल रही थी। संविधान सभा के सदस्यों ने तर्कपूर्ण चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और अपनी सोच के फैसले के पक्ष में तर्कपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, तर्कपूर्ण बातें कही हैं। भारतीय संविधान सभा में सिर्फ एक ऐसा प्रावधान था जिस पर बिना किसी बहस के सभी सदस्य सहमत थे, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव होना। मतलब सदस्यों ने डिसाइड करा था कि अगर भारत में कभी भी चुनाव होंगे तो हम सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार को आधार बनाकर ही चुनाव करवाएंगे। आज की क्लास में, अभी की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल राजनीतिक साइंस से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड विद अस। आई होप कि आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी कॉन्सेप्ट, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।